फ्रेंड, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है क्रेश कोर्स स्पेशल, जिसमें कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक है। सेकेंड वीडियो में हम बताए थे क्या रिलेशंस क्या होता है और उसके साथ कितने टाइप का रिलेशन होता है। तो चलिए आज हम एक बार एग्जैक्ट रिकॉल कर देते हैं कि रिलेशन का क्या टाइप है। एक समरी टाइप का बना दिए हैं टोटल ऑब्जेक्टिव के साथ। और आज मेरी कोशिश रहेगी कि रिलेशन फंक्शन को कंप्लीट कर दिया जाए और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और एक बाइनरी ऑपरेशन है तो वो भी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपका कंप्लीट कर दिया जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बार रिकॉल कर देते हैं। पिछले क्लास में हम रिलेशन के बारे में बताए थे कि रिलेशन क्या है। ए और बी अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, ये पहले हम लिख लिए हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा आपका। ए एंड बी आर अगर टू नॉन एम्प्टी सेट है देन द रिलेशन आर डिफाइंड एज द, हम बताए थे कि रिलेशन में क्या लिखे थे कि आर अगर कोई रिलेशन है तो आर इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी। ये हम बताए थे क्या कि रिलेशन होने के लिए अगर ए और बी कोई एलिमेंट है, ए में एक्स एलिमेंट है, वाई में बी एलिमेंट है, तो रिलेशन जो कंटेंट करता है फर्स्ट एलिमेंट करता है एक्स एक्सिस को और सेकेंड एलिमेंट क्या करता है वाई एक्सिस को। तो वही लिखे हैं कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, क्योंकि नॉन एम्प्टी देने एम्प्टी अगर देते तो वो वॉइड रिलेशन हो जाता है। हम दिए नॉन एम्प्टी रिलेशन कहना है नॉन एम्प्टी सेट देन द रिलेशन आर डिफाइन एज आर इज द सबसेट ऑफ। ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल, इस तरह जो लिखते हैं ये सबसेट का सिंबल है। सबसेट का मतलब हुआ कि सबसेट का मतलब हुआ कि ए और बी में जो एलिमेंट है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, या अगर बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो तो बी इज द सबसेट ऑफ ए होता है। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इट मीन्स कहने का क्या मतलब, एक्स और वाई दो एलिमेंट, एक्स एक्सिस ए को कंटेंट करता है, वाई एक्सिस बी को, और ए और बी के बीच अगर रिलेशन आर है तो x से जो y की ओर गया दैट मीन्स कि x मेरा जो होता है वो बनता है प्री इमेज और x का इमेज क्या बनता है y। जो इमेज होता है उसको रेंज कहते हैं, जो प्री इमेज होता है उसको डोमेन कहते हैं। तो वही लिखें x इज सच दैट x बिलोंग करता है सेट ऑफ R में और y इज सच दैट y बिलोंग करेगा किसमें, सेट ऑफ R में। तो हम लोग डोमेन जो होता है वो x एक्सिस में होता है, रेंज क्या होता है y एक्सिस। x एक्सिस कहने का मतलब हुआ कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन x जो कंटेन करता है और सेट ऑफ y ऑल एलिमेंट इन y जो b में कंटेन करता है। कंटेनिंग एलिमेंट अगर x से y जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स इज द डोमेन और वाई द रेंज। और हम लिखे हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। को डोमेन जनरली क्या होता है समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी में दो एलिमेंट हैं, ए और बी में दो एलिमेंट, ए में मान लीजिए 1 2 3 है, इधर है 4 5 6, 1 कंटेंट किया 2 कंटेंट किया और मान लीजिए 3 इससे कंटेंट किया। ये तो रिलेशन है, तो डोमेन कितना हो जाएगा 1 2 3, रेंज कितना होगा 4 और 5 6 तो बच गया। तो टोटल एलिमेंट जो होता है वो होता है को डोमेन। अगर को डोमेन पूछेगा तो 4 5 6 और डोमेन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सॉरी को डोमेन पूछेगा तो 4 5 6 और रेंज पूछेगा तो 4 और 5। कहिए कि तब अगर मान लीजिए 6 इसमें नहीं रहता तो रेंज भी 4 5 होता है और को डोमेन भी 4 5 होता है। कहने का मतलब क्या हो, ऑल एलिमेंट इन सेट बी में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमेन, चाहे कंटेंट करे या ना करे। इसलिए लिखते हैं क्या कि रेंज इज द सबसेट ऑफ क्या होता है, को डोमेन। चलिए अगला बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट में बता दें। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आते हैं तो एम्प्टी रिलेशन क्या है, ये पहले क्लास हम पार्ट 2 वीडियो में दे चुके हैं, तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी का मतलब हुआ खाली रिलेशन। कहता है इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब क्या हुआ कि आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मीन्स क्या हुआ कि अगर हम लोग मान लीजिए कि ए में कुछ एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं 1 2, और बी में एलिमेंट कितना लेते हैं 3 और 4, और इस बार रिलेशन क्या बोलता है, डिफाइन है कि ए बी सच दैट ए किस में बिलोंग करता है, ए में, और बी बिलोंग करता है बी में। अगर बोलते कि ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो तो ये किस प्रकार का रिलेशन है। तो सबसे पहले तो हम बताना क्या चाहेंगे कि आर जो है इधर सबसेट ऑफ क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो ए में मेरे पास कितना एलिमेंट है 1 2 है और बी में मेरे पास कितना है 3 और 4 है। अब देखिए इससे जो रिलेशन बनेगा, एक का संबंध किससे बनेगा तो 3 से, फिर एक का संबंध 4 से, 2 का संबंध 3 से और 2 का संबंध 4 से। मतलब कि ये एलिमेंट ए का है, ये एलिमेंट बी का है। अब क्या बोलता है रिलेशन कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस दोनों को अगर जोड़ेंगे 1 + 3 तो 4, कभी भी 0 नहीं होगा।
1 + 4 5 हो जाता है, 0 नहीं होगा। 2 + 3 ये भी 0 नहीं होगा। और 2 + 4 कभी भी तो कुछ नहीं मिला, जो नहीं मिला तो उसे ही हम लोग कहते हैं वॉइड या एम्प्टी रिलेशन, इसे ही एम्प्टी कहते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी यूनिवर्सल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब क्या हुआ, आर जो है बराबर होगा एक, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिलेशन बनता है, जैसे कि आर इज द सबसेट ऑफ लिखे ना ए क्रॉस बी, इससे अधिक तो रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन बना इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये समझ में आ गया कि रिलेशन किसे बोलते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है, और मेरे अनुसार तो जितना हम बता रहे हैं एग्जैक्ट, एक दो बार आप भी अगर देखिएगा तो एक एक चीज़ ध्यान में आ जाएगा। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन द रिलेशन आर डिफाइन एज द आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक्स का एलिमेंट ए में है और वाई का एलिमेंट बी में है, एक्स इज द डोमेन, वाई इज द रेंज। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या बोले, ऐसे रिलेशन को हम लोग एम्प्टी बोलेंगे जिसका रिजल्ट क्या मिले, फाई, दैट मीन्स कि आउटपुट कुछ नहीं मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, या कहीं कहीं नल रिलेशन भी बोलता है, कहीं कहीं वॉइड रिलेशन भी बोला जाता है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या बोलेंगे, ए रिलेशन आर इज सेड टू या कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अभी जस्ट बोला है कि मैक्सिमम नंबर जो रिलेशन होता है, मतलब कि इससे अधिक नहीं होता। अभी पता है कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये मैक्सिमम रिलेशन हुआ, इससे अधिक नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। अब नोट में कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को क्या बोलते हैं, तो समटाइम्स इसको ट्रिवियल रिलेशन भी कहा जाता है। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ रिलेशन, कि ऐसा रिलेशन जो कम्बिनेशन हो एम्प्टी और यूनिवर्सल का। यहाँ तक आ गया। अब हम लोग आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, कि ए रिलेशन आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ इट इज कंटेन ओनली द ऑर्डर पेयर ऑफ ए आर बराबर ए। मीन्स क्या हुआ कि जैसे ए में कुछ एलिमेंट है, 1 2 है, हमको निकालना है आइडेंटिटी रिलेशन। तो सबसे पहले रिलेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। पहले यूनिवर्सल रिलेशन निकाल लीजिए ए क्रॉस ए। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 क्रॉस 1 और 2, इसको अगर कंटेन करते हैं तो क्या बनेगा, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, इससे अधिक नहीं बनेगा। हमको चाहिए क्या, तो एम्प्टी रिलेशन चाहिए। तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन चाहिए। अभी बोले ए का रिलेशन ए से होना चाहिए 1 1, और ए बराबर ए होना चाहिए। 1 1 बराबर है 1 2 इक्वल नहीं है, 2 1 इक्वल नहीं, लेकिन 2 2 क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स कि इसमें 1 1 और 2 2 जो एग्जैक्ट है 1 1 और 2 2, ये मेरा कैसा रिलेशन हो गया, तो एम्प्टी रिलेशन। अब ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है कि ए में 1 2 3 इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, तो इसमें लिखेंगे 1 1 2 2 और 3 3, ये एम्प्टी आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। ठीक, यही चीज़ लिखा है। तो एक बार पुनः स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिए, इस जगह से एक पार्ट लीजिए, सेकेंड इस जगह से, और थर्ड ये पार्ट। ये क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए ऑब्जेक्टिव के तौर पे अभी जस्ट बताया कि ए में अगर 1 2 3 एलिमेंट है तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा, 1 1 2 2 और 3 3। दोनों का जब सेम इमेज बने इट मीन्स कि ए बराबर बी, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब आता है फोर्थ में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका भी नेचर आइडेंटिटी जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ए इज सेड टू बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब कि ए का प्रत्येक एलिमेंट किससे होना चाहिए, ए से ही रिलेटेड होना चाहिए। बोले ए कहने का क्या मतलब हुआ, अगर सी बी जी लिखते हैं ए में और बी में एलिमेंट सी बी जी है, तो सी का रिलेशन सी से, बी का रिलेशन बी से, और जी का रिलेशन जी से होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जैसा आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ऑलवेज आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, बट थोड़ा सा अंतर क्या है कि समझिएगा कि ए में अगर हम लिखे 1 2 3, इसका निकालना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो आइडेंटिटी का क्या क्या कंडीशन है, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3। आइडेंटिटी के कंडीशन को मस्ट भी कंटेन करना चाहिए। इसके अलावा अगर 1 2 एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है तो भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। अंतर क्या है आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी में इमेज जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या है कि आइडेंटिटी के कंडीशन को तो फुलफिल करेगा,
उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है तो भी चल सकता है, उसको रिफ्लेक्सिव में रखेंगे। अगर ये चीज़ बंद कर दे, पूछेगा कौन सा रिलेशन है, तो आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अब पूछेगा कौन सा रिलेशन है, तो ओनली फॉर रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि 1 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया। आइडेंटिटी में सेम इमेज बनना चाहिए। चलिए क्लियर। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। टोटल रिलेशन निकालने का फॉर्मूला आता है 2 पे पावर n a क्रॉस b। फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव आता ही है, तो 2 पे पावर n a क्रॉस n b। अगर मान लीजिए a में कितना एलिमेंट है, 3 है, और b में भी कितना एलिमेंट है, 3 है। आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो 2 पे पावर n a क्रॉस b जितना कंटेन करता है सेम इमेज, तो 3 गुना 3 2 पे पावर 9 कितना हुआ, 512। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है a टू a, देखिएगा 2:2, 2 एलिमेंट, 2 गुना 2 2 गुना 2, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौकी 64। ये क्या हुआ, अगर नंबर ऑफ रिलेशन मेरे पास देखिए 64 है, तो नंबर ऑफ रिलेशन अगर डिफाइंड है किसमें, तो a टू a में। अगर फॉर्मूला होता है रेस्ट नंबर जो बच गया 512 हुआ, 512 में से 64 चला गया, तो 484 जो है वो नॉन रिफ्लेक्सिव। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं कि सपोज कीजिए कि मेरे पास इसमें 3 एलिमेंट है, 3, तो 3 में 2 512 हुआ। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन चूँकि a टू a है, a टू a कहने का मतलब क्या हुआ, अभी पता है ना कि c का संबंध c से भी हो सकता है, c का संबंध b से भी हो सकता है, c का संबंध g से भी हो सकता है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए c का c को कंटेन करेंगे, c के b मिलते, फिर b से c का रिलेशन, b से b का रिलेशन और b से g का। तो आइडेंटिटी होने के लिए b से b और एक्स्ट्रा b से, मैंने एक आदमी का 2 से रिलेशन बन रहा है, 3 से, सॉरी इससे भी बन रहा है, इससे भी बन रहा है, इससे, और दूसरा में भी क्या है, ये भी इससे बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो वही हम लिखे 2:2, एक कंटेंट 2:2, 2:2। ये चीज़ जो लिखे हैं C से C, तो आइडेंटिटी की कंडीशन को छोड़ के किससे बन रहा है, C से B और C से G। तो एक के लिए 2 हुआ, फिर B का C से B नहीं लेना है, B का G से, फिर 2 गुना 2 2 गुना, तो ये कितना हुआ 64। अब 512 में से इस 64 को हम हटा देते हैं, तो टोटल 484 ऐसा रिलेशन बनेगा जो नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। ये ध्यान में रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस 1। जैसे मान लीजिए a में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 तो बनेगा इमेज। इसके अलावा 1 2 और 3 4 भी होगा तो रिफ्लेक्सिव बन सकता है। ये थोड़ा सा डीप हो जाता है, मतलब इतना डीप नहीं पूछा जाता है। तो चलिए एक बार आप यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट, दूसरा इस जगह से लीजिए स्क्रीनशॉट, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक बहुत इजी है कि ए रिलेशन आर इज सच दैट ए टू ए टेंड टू ए इज सेड टू बी ए साइमेट्रिक। यदि ए बी का रिलेशन आर से है तो बी ए का भी रिलेशन आर से होगा। सिंपल। यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए का होना, मतलब कि ए से अगर ए का जो अगर इमेज बी बनता है तो बी का फिर इमेज ए ही बनना चाहिए। यही करना, मैंने एक्स का रिलेशन वाई से है तो वाई का भी रिलेशन एक्स से होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव की ओर ध्यान देते हैं। जैसे ए में मेरे पास कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब देखिए एक का संबंध एक से है, एक्स का संबंध वाई से है, ठीक। अब यहाँ देखिए R1 R2 में लिए क्या, इसमें कोई संबंध नहीं दिखा है। R3 में 1 का 3 से, 3 का 1 से, 2 और 4 को 4 का 4 से किए। इसमें देखिए 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 से। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक है? तो आते हैं पहले देखिए 1 का 1 से है, एक्स का संबंध वाई से है तो वाई का संबंध भी एक्स से है। चलिए इमेज ये भी साइमेट्रिक है। अब यहाँ पे आते हैं 1 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 1 से, साइमेट्रिक के कंडीशन को फुलफिल करता। इसके बाद अगर एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस सेट में है। यहाँ पे कुछ नहीं है R2, यहाँ पे किसी से कोई संबंध ही नहीं, तो इसको भी साइमेट्रिक के मतलब कि ये रिलेशन एम्प्टी है, एम्प्टी के साथ साइमेट्रिक के कंडीशन को फुलफिल करेगा। यहाँ आते हैं R4 में 1 का संबंध 1 से है, एक्स का वाई से, वाई का एक्स से, 2 का 2 से, ये भी साइमेट्रिक के कंडीशन को, साइमेट्रिक के साथ साथ आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। चलिए अब आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलेंगे यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है तो बी और बी कैंसिल, ए का संबंध सी से होना चाहिए। मतलब कि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से, तो ए से रिलेशन जो सी से होगा उसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे। अब कुछ कंडीशंस को देखिए, 1 2 3 दिया, 1 1 2 2 और 2 3 दिए। देखिए यहाँ पे ये तो सेम इमेज बन गया। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, 2 2 कट गया, ये 2 2 कैंसिल,
रेस्ट क्या बचा, 1 का 3 से, तो 1 का संबंध 3 से देखिए यहाँ पे नहीं है। फिर से देखते हैं 2 2 है, 2 3 है, ये बी भी सेम है, तो रेस्ट क्या बचा, सॉरी 2 से 3 बचा, 2 से 3 इसमें है। फिर से समझा देते हैं, 2 2 और 2 3 है, ये दोनों कटा, ये दोनों खत्म, बी भी खत्म, बचा क्या, ए से सी से 2 और 3 बचा, 2 3 इसमें है। यहाँ पे देखिए 2 3 है, 3 1 है, 2 1, देखिए 2 3 है, ये दोनों मिला कट गया तो बचा क्या, 2 1, ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। इसमें आते हैं 2 3 3 1, ये दोनों कैंसिल हुआ, बचा कितना, 2 1, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 2, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर सिर्फ फाई रहे तो उसको ट्रांजिटिव की संज्ञा दी गई है। अगर 1 2 रहे और अनपेयर रहे, ये तो पेयर नहीं है, पेयर है सॉरी, मतलब वो अनइक्वल पेयर रहे तो उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। अब देखिए 1 2 2 3, 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध, ये दोनों कैंसिल हुआ, बचा कितना, 1 2 है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे आते हैं, 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध किससे है, 3 से, 2 2 कैंसिल, 1 3 इसमें नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं है। इसे ही हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक बार इसलिए रिकॉल कर दिए कि आपको एक बार मतलब कि फिर से ध्यान में आ जाए। चलिए एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिए, पहला स्क्रीनशॉट, दूसरा, अब थोड़ा सा दूसरा ले लीजिए यहाँ तक। अब एंटी सिमेट्रिक में आते हैं कि ए रिलेशन आर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक यदि x का संबंध y से है और y का संबंध x से है तो x बराबर y होना चाहिए। सिंपल समझिएगा, 1 2 3 है, 1 2 2 2 2 1। अब देखिए x का संबंध y से, y का संबंध x से, दोनों का इमेज बना तो ये मेरा सिमेट्रिक है, करेक्ट। R2 में लेते हैं, 1 1 2 2 2 1 3, 1 3 एक पेयर है लेकिन दूसरा पेयर इसमें नहीं है, जो सिमेट्रिक नहीं है वो कैसा हो गया, तो एंटी सिमेट्रिक। बस इतना ही ध्यान रखना, सिमेट्रिक के कंडीशन को जो फुलफिल नहीं कर रहा है वो एंटी सिमेट्रिक है। चलिए यहाँ तक है, क्योंकि ये पिछली बार बता दिए थे इसलिए एक बार हम रिकॉल कर दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन में, क्या बोलेंगे, ए रिलेशन आर इज सच दैट ए टू ए इज सेड टू बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन इफ, यदि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तीनों रिलेशन अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस बोलेंगे। इसको अस्थिर से समझिएगा, जैसे 1 2 3 है, 1 1 2 2 3 3, इस तरह के अगर कंडीशन दे, आइडेंटिटी वाला कंडीशन दे, तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो रिलेशन आइडेंटिटी होगा वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, यहाँ तक आइडेंटिटी के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब कि नेचर रिफ्लेक्सिव वाला है। 2 1 1 2, ये भी नेचर सिमेट्रिक का है। अब देखिए दोनों का इमेज, ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या, 2 2 ट्रांजिटिव के लिए 2 और 2 इसमें है, और कहीं खोजते हैं इमेज मिल जाए, 1 1 और 1 2, तो ये कट गया, 1 2 भी है, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इट मीन्स कि ये इक्विवेलेंस है। आगे बढ़ते हैं R3 में, देखिए 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव, 3 2 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। जैसे सिमेट्रिक नहीं हुआ तो वो कन्फर्म हो गया कि इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए हम लोग को तीनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि फाई दिया है, वॉइड अगर होगा तो वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अभी तुरंत हम बताए थे कि वॉइड रिलेशन ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट ए रिफ्लेक्सिव, इसलिए दो रिलेशन को मिलकर ट्रिवियल बना था। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा पूछता है कि अगर टी कोई सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है इन ए प्लेन में, तो वो रिलेशन अगर सिमिलर हो, मतलब कहने का क्या कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक, और इसका साइड दिया है T1, इसका साइड दिया है T2, इसका साइड T3, अगर T1 सिमिलर टू T2 है तो इसमें जितना भी साइड होगा सब एक दूसरे से क्या होगा, सब देखिए फिर से T1 T2 T3, या ये मान लेते T1 है, ये T2 है, ये T3, अगर T1 सिमिलर T2 की हो तो आने वाला जितना भी इसका साइड होगा सब सिमिलर होगा, तो कन्फर्म है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जहाँ पे सिमिलर का कंडीशन होगा वो इक्वल। चलिए ऑब्जेक्टिव में 2 हो गया। याद रखिएगा अगर कोई भी लाइन एक दूसरे का पैरेलल है तो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और पैरेलल है तो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बट सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक हो गया कि ऑलवेज है तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, मिस्टेक लिखा गया, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा, ये कट गया।
ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन यही चीज़ अगर परपेंडिकुलर हो L1 L2 के, तो ये ऑलवेज जो होता है सिर्फ साइमेट्रिक होता है टाइप, क्योंकि कोई भी लाइन किसका बना होता है, पॉइंट का, और एक दूसरे का ये क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल हो तो इक्विवेलेंस, और सिर्फ अगर परपेंडिकुलर हो तो साइमेट्रिक। फिर से, कोई भी लाइन अगर पैरेलल हो तो इक्विवेलेंस और परपेंडिकुलर हो तो साइमेट्रिक। एक दो बार और ध्यान में रखिएगा, पैरेलल में इक्विवेलेंस और परपेंडिकुलर में साइमेट्रिक। अगर रहे सेट ऑफ इंटीजर और x माइनस वाई रहे तो हर हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। लेस देन रहे, आइदर ग्रेटर देन, लेस रहे या ग्रेटर रहे, ओनली ट्रांजिटिव। काहे कि अगर 1 इज लेस देन 2 है और 2 इज लेस देन 3, तो ये दोनों कैंसिल, तो 1 इज लेस देन क्या होगा, 3। तो सिर्फ ट्रांजिटिव के कंडीशन को शो करता है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 इज लेस देन 1, ये तो वेग एलिमेंट हो गया, और 1 अगर 2 से बड़ा है और 2 इज लेस देन 1, तो ये कभी पॉसिबल है नहीं, इसलिए ये ओनली फॉर क्या होता है, तो ट्रांजिटिव, लेस या ग्रेटर। परपेंडिकुलर हो अभी बताया, ओनली साइमेट्रिक। अगर a माइनस बी, b इज ग्रेटर देन 6 हो, 6 से बड़ा b होगा। मान लीजिए 8 रखेंगे, तो 8 में b का मान अगर 6 से बड़ा 8 रखते हैं, ऑप्शन के अनुसार चल जाएगा, तो a का मान क्या होगा, 8 में 2 गया तो 6 हो जाएगा, ये ऑप्शन पे गया, 6 और 8 होगा। b इज ग्रेटर देन, ऑप्शन दिया हुआ कि 6 और 8। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, कितना एलिमेंट है, 3, तो 3 गुना 3 तो 2 पे पावर 3:3, चूँकि एक ही सेट में है तो हो जाएगा 9, 2 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 9 यहाँ पे देखिए क्या बोले, ए बी है ना, a माइनस बी, बी इज ग्रेटर देन, बी का मान अगर हम लोग क्या करते हैं, 6 से बड़ा रखते हैं, 6 से बड़ा मान लीजिए 8 रखते हैं, तो यहाँ पे 8, तो a का मान क्या है, तो ऑप्शन चूंकि हमने लिखी थी इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख दिया 6 to 8। अब देखिए a में 3 एलिमेंट है, b में 2 है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हुआ, n a क्रॉस b, तो 6 हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी रहे और नंबर ऑफ पेजेज में करे सेम पेजेस तो इक्विवेलेंस, और सेम वर्क प्लेस रहे तो इक्विवेलेंस होता है। ये कंडीशन एक बार फिर से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। R4 तक, इस जगह तक, फिर यहाँ पे। तो ये आज हम लोग जो है रिलेशन पढ़ लिए और इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखे, फंक्शन भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा बाइनरी है वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके सब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए फंक्शन पे आते हैं। देखिए फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ठीक है, कहने का क्या मतलब, ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन द फंक्शन एफ एसोसिएट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी होना चाहिए। इट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ, f इज द फंक्शन a to b इज कॉल्ड फंक्शन बोलेंगे। 1 का यूनिक इमेज क्या बन रहा है, 4, 2 का 5, 3 का 6, ये फंक्शन है। 1 का इमेज बन रहा है 4 यूनिक, 2 के लिए भी यूनिक 4 है, 3 के लिए भी यूनिक कितना है, 4 है, तो ये फंक्शन है। बट 1 का इमेज क्या है, मोर देन 1 हो गया। प्री इमेज मोर देन 1 हो सकता है, लेकिन इमेज जो है मोर देन 1 नहीं होना चाहिए, तो ये मोर देन 1 हो गया। यूनिक तो 1 का 2 बन गया, फिर 1 का 3 बन गया, ऐसा संबंध है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट का इधर इमेज सेम बन सकता है, प्री इमेज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कभी भी जो है इमेज जो है डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये मेरा जो है इमेज नहीं, सिंपल कंडीशन की 3 रानी की 1 राजा हो सकता है, लेकिन 1 रानी का 3 राजा नहीं हो सकता। यही कंडीशन है फंक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट ही लेके चलते हैं क्योंकि सिलेबस भी बहुत बड़ा है। फंक्शन का टाइप देखिए 1 1, जिसको इंजेक्टिव कहते हैं। एफ इज सच दैट ए से बी इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन यदि इक्वल एलिमेंट इन बी हैव द इक्वल प्री इमेज इन सेट ए। कुछ नहीं इसमें करना है कि यदि एफ एक्स बराबर एफ वाई हो तो x बराबर y होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये हमेशा पूछता है कि fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर क्या होना चाहिए, x2। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कंडीशन समझिएगा कि अगर fx बराबर लिख दिया कितना, तो 2x + 3 लिखा कंडीशन में, 2x प्लस कितना लिख रहा है, 3 लिख रहा है, और कंडीशन लिखता है रियल टू रियल है। अगर x का मान 1 रखते हैं, 2 गुना 1 2 + 3 कितना होगा 5, -1 रखते हैं, -2 + 3 1 हो गया। अलग अलग
एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं। वही लिखे हैं। एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी पूछता है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 एफ इज सच दैट रियल से रियल है, प्लस में दोनों आएगा इच 1 1। तो सबसे पहले सिंपल तरीका है कि fx1 बराबर fx2 होना चाहिए। fx1 क्या है, 2x के जगह x1 + 3 इधर लिखेंगे 2x2 प्लस ये दोनों कैंसिल, 2 2 भी कैंसिल, तो x1 बराबर x2 हो गया 1 1। अब देखिए अगर रियल टू रियल है, एक्स स्क्वायर है, तो fx1 बराबर fx2, तो x1 का स्क्वायर +1 और x2 का स्क्वायर ये दोनों कैंसिल, तो x1 बराबर क्या हो गया, + -x2, इसलिए ये 1 1 नहीं है। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन, ध्यान में रखिएगा कि fx बराबर कितना दिया है, x² और कंडीशन क्या है, रियल से रियल। अगर हम 1 रखते हैं तो 1, -1 रखते हैं तो भी क्या हो गया 1। एक आदमी का 2 प्री इमेज है, फंक्शन तो है लेकिन ये फंक्शन क्या है, 1 1 के लिए एक का एक ही इमेज बनेगा, तो ये फंक्शन 1 1 ना होकर मिनिमम। ऐसे भी ध्यान रखिएगा x², x4, x6 इस तरह से अगर इवेंट नंबर आता है, रियल टू रियल है तो वो मिनिमम होता है, और अगर ऑड आता है 3 5 7 तो वो मेरा क्या होता है, 1 1 होता है। यही लिखें fx1 x² हो, x4 हो, x6 हो, ये कभी भी 1 1 नहीं होगा। x² x, ये भी अगर नेचुरल से नेचुरल है तो 1 1 हो सकता है, इसीलिए नेचुरल का कि 1 भी रख सकते हैं। -1 तो 1 का इमेज 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9 हो गया। चलिए इस जगह से लेके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए पहला, 1 मिनट, और इसको सिर्फ ध्यान से आपको देखते जाना है, ठीक है। पूरा हमको लगता है कि सही से आ भी जाएगा समझ में। इस जगह से लीजिए पहला, दूसरा यहाँ से लीजिए, तीसरा इस जगह से। ध्यान रखिएगा कि x² अगर रियल से रियल है तो 1 1 नहीं होगा, स्क्वायर 4 6 8 रियल नहीं होगा, माने 1 1 नहीं होगा। और अगर नेचुरल से नेचुरल, इसलिए नेचुरल से नेचुरल है, ये भी समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए fx बराबर क्या दिया, x²। अब देखिए नेचुरल से नेचुरल है, n to n है, अगर 1 रखते हैं तो 1, 2 रखेंगे तो क्या बनेगा 4, -1 तो नेचुरल नहीं है, इसलिए अलग अलग आदमी का अलग अलग इमेज बन गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग, चलिए अगला हम बढ़ते हैं, कैसा फंक्शन है, तो ऑनटो फंक्शन। ऑनटो को सर्जेक्टिव कहते हैं एफ इज सच दैट ए से बी इज कॉल्ड ऑनटो फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द सम इमेज ऑफ ए, और इच एलिमेंट ऑफ बी अगर बिलोंग करता है। क्या इसका मतलब हुआ, समझिएगा ध्यान से, कि जैसे सपोज कीजिए कि एफ इज सच दैट, रियल से क्या दिया है, रियल, ठीक, और एफ एक्स बराबर दे दिया कितना, 3x, ठीक। अब क्या बोलता है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, मतलब कि एफ एक्स को हम y लिख सकते हैं, y = 3x। अब x y में मान रखते हैं 1, तो x कितना मिलेगा, y का मान 1 रखेंगे तो 3x, तो x का मान क्या हुआ, 1/3। 1/3 100% रियल टू रियल है, -1 रखेंगे तो -1/3, ये भी रियल टू रियल है। मैंने y में रखने के बाद जो x का एलिमेंट होगा वो उस सेट का जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनटो बोलते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर नेचुरल से नेचुरल रहेगा तो हम तो 1 रखेंगे तो 1/3, ये कभी भी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये ऑनटो नहीं होगा। ऑनटो का दूसरा नाम सर्जेक्टिव है। और एक चीज़ प्रूफ करने के लिए वही चीज़ लिखे हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। y बिलोंग करता है b में, तो fx बराबर y, fx = y रखते हैं, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालते हैं और x बराबर gy करते हैं। इट मीन्स कहने का क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अभी बोले कि fx बराबर कितना है, 3x, कंडीशन क्या लिखता है, रियल टू रियल, मैक्सिमम रियल टू रियल ही देता है। इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, y बराबर 3x, इसमें x को सेपरेट करते हैं, y/3, ये तो ऑब्वियस है कि बिलोंग करेगा r में, क्योंकि y का मान 1 भी रखेंगे तो 1/3 रियल नंबर है, 2 रखेंगे कंडीशन। तब हम इसको प्रूफ करना पड़ता है, टू प्रूव कि fx बराबर क्या होना चाहिए, y। अब देखिए fx कितना दिया है, 3x बराबर y 3, और x का मान क्या रखे हैं, y/3 = y, ये दोनों कैंसिल, तो y बराबर कितना हो गया, y। दैट मीन्स कि ये ऑनटो हो गया। फिर से एक बार समझिएगा, fx = 3x, fx की जगह क्या देंगे, y बराबर क्या देंगे, 3x, इससे x निकाल लेंगे, y/3। तब हमको प्रूव करना पड़ता है कि fx = y, तो fx का मान क्या है, 3x, 3 × y/3, 3 3 कैंसिल, तो y बराबर y हो गया ऑनटो। यही चीज़ इसमें लिखे हैं, इसमें इमेज रखे, इधर बना, इधर रखे,
अब देखिए रियल से रियल है, एक्स क्यूब प्लस 1 है, क्यूब है तो ये भी ऑन टू होगा, क्यूब प्लस 1 है ये ऑन टू होगा, एफ एक्स बराबर होगा। वही चीज़ हम लोग मेंशन किए कि एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे वाई, इसमें एक्स को सेपरेट करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर क्या होगा वाई माइनस 1, तो एक्स बराबर वाई माइनस 1 पे पावर 3। अब एफ एक्स बराबर क्या प्रूव करना है वाई, तो एफ एक्स की जगह देखिए क्या है एक्स क्यू है, एक्स क्यू की जगह क्या लिखेंगे वाई माइनस 1/3 पावर 1/क्यू, दोनों कैंसिल, ये एक्स हो गया टोटल, इस पर क्यूब करते दोनों कैंसिल, तो वाई माइनस 1 प्लस 1 ये दोनों कैंसिल, तो वाई बराबर 1, दैट इज कॉल क्या हो गया ऑन टू हो गया। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या ये ऑन टू है, जहाँ स्क्वायर आ गया मतलब कि दो आदमी का इमेज एक बन रहा है तो वो मेनी वन हो गया, ठीक है, ऑन टू नहीं होगा। अब एक समझ लेते हैं इनटू फंक्शन, ये भी ऑब्जेक्टिव में देता है कि एफ इज सच दैट ए से बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ देयर इज एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज। मतलब क्या होता है कि सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव में पूछता है एफ इज इनटू, तो जो इनटू फंक्शन होगा वो कभी भी ऑन टू नहीं होगा, और रेंज जो है वो डोमेन के बराबर को डोमेन के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें देखिए कंडीशन इनटू होने के लिए एक अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वहाँ पे 1 रखेंगे, बराबर 0 में 0, और ये कंडीशन ये दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल है कि ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो इनटू फंक्शन होगा, इसलिए कि अगर 1 रखते हैं क्या लिखें रेंज जो है नॉट इक्वल टू कोडोमेन। मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि दो इमेज हम बनाए कि एफ एक्स बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर रखे, 1 रखे 1 माइनस 1 रखे तो भी 1 हुआ, तो क्या बोले ये तो रेंज बराबर क्या हो गया कोडोमेन, तो ये बराबर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इसका एक्स्ट्रा एलिमेंट 2 एक्स्ट्रा इसमें आ ही नहीं सकता कितनों भी चाहेंगे, क्योंकि -1 वो +1 दिए तो एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें कभी मिलेगा ही नहीं, इसलिए ये जो है क्या है कि ऑनटो न हो के इनटू है। सेकेंड कंडीशन इस तरह का भी आता है कि -1 ठीक है 0 और 1, यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट है, कुछ भी मान देंगे x का मान अगर ग्रेटर देन 0 देते हैं 1 2 3 4 तो इमेज क्या बनेगा 1। इसमें देखिए अगर मान लीजिए इमेज हम बनाते हैं, अभी बोले 1 देंगे तो 1, 2 भी देंगे तो 1 ही बनेगा, ठीक है 3 भी देंगे तो 1 बनेगा इसमें, तो इसका मान क्या हो गया कि अगर इस तरह के कंडीशनल बेस हो, चूँकि इसमें रेंज बराबर ये तो आउटपुट है तो रेंज बराबर कोडोमेन हो जाएगा, इसलिए ये जो है कैसा फंक्शन है इनटू फंक्शन। एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए, ठीक, अगला इस जगह से लीजिए, तीसरा यहाँ से लीजिए। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। अब देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलेंगे कि ए फंक्शन एफ इज सच दैट ए से बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, अगर ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जैसे कि 4x + 5 लीनियर है पावर, तो ये 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव पूछता है एफ इज सच दैट रियल से रियल x4 अभी तुरंत बताया, जैसे 2 रहे 4 रहे 6 रहे रियल से रियल रहे तो वो ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। अगर एफ एक्स बराबर 3x है तो ऑब्वियस है कि लीनियर है, लीनियर इक्वेशन जो होता है ऑलवेज जो होता है 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब आते हैं कंपोजिट फंक्शन, एफ इज सच दैट ए से बी और जी इज सच दैट बी टू सी। मतलब क्या हुआ कि कोई भी फंक्शन अगर लेते हैं ए बी और सी, ये मेरा x है, ये y है, ये z है, मान लेते हैं कि ये मेरा a से b, b से c है, ये दोनों के बीच फंक्शन f है, ये दोनों के बीच g है। अगर ये इससे कंटेंट करता है और ये अगर इससे कंटेंट करता है तो कन्फर्म है कि इस जगह से जो ये कंटेंट करता है यही होता है कंपोजिट फंक्शन। y बराबर क्या लिखेंगे fx और z बराबर क्या लिखेंगे fy के जगह क्या लिखेंगे fx। ये फंक्शन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। फिर से समझते हैं, एक्स वाई के बीच संबंध f है और वाई जेड के बीच g है, तो डायरेक्ट a से जो c जाएगा उसको कंपोजिट बोलेंगे। वही लिखें इसमें, मान लीजिए g ऑपरेशन f जो गया a टू c गया उसको कंपोजिट बोलते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, f इज सच a से b और g इज सच b से c, ये जो 1 1 ऑन टू, तो गॉफ जो होगा a से c वो 1 1 होगा, और a से b और g से b जाएगा तो b दोनों कॉमन है तो a से c जो जाएगा वो ऑन टू होगा। तो याद रखिएगा कंपोजिट के लिए 1 1 एंड ऑन टू का होना अनिवार्य है। या एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स दिए 8x3, ध्यान से देखिएगा, और gx बराबर दिए कितना x⁻⁴। अगर निकालना है f ऑपरेशन g, x लगा दिए फंक्शन हो गया f, ऑपरेशन को हटाने के लिए क्या करेंगे gx, तो f gx मेरे पास कितना दिया है x⁻⁴, ये टोटल fx हो गया, और fx कितना है 8x3, तो 8
एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1/3 पावर क्यूब, कैंसिल हो गया तो कितना बचा 8x हो गया। अब देखिए अगर हमको निकालना है जी ऑपरेशन एफ, गॉफ निकालना है तो एफ एक्स किए। अब जी एफ एक्स की जगह मेरे पास कितना दिया है 8x क्यूब, तो देखिए जी एक्स कितना है एक्स पे पावर, ये टोटल एक्स है तो एक्स को क्या लिखेंगे 8x क्यूब पावर 1/3, ये कटाइएगा कि होल पे क्यू है तो 8x को लिख सकते हैं 2x का क्यूब तो पावर होल क्यूब दोनों कैंसिल तो क्या बचा 2x बचा। यही निकलता है गॉफ और फॉग, वही चीज़ हम निकाले। सिमिलर केस में 3 - x क्यूब पावर 1/3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। देखिए इसमें क्या किया एफ ऑपरेशन एफ निकालना है तो एफ करली ब्रैकेट एफ एक्स दिए जो कि जी एक्स ने फॉफ निकालना है तो एफ एक्स की जगह कितना है 3 - x क्यूब पावर 1/3, ये टोटल एक्स हुआ। अब यहाँ रखेंगे 3 - x की जगह क्या लिखेंगे 3 - x क्यूब पावर 1/3, ये दोनों कैंसिल। देखिए फिर से समझाते हैं, एफ ऑपरेशन एफ निकालना है तो एफ करली ब्रैकेट क्या लिखे एफ एक्स कितना दिया है 3 - x क्यूब पावर 1/3, ये टोटल हो गया एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना है 3 - x क्यूब, 3 - x के जगह 3 - x क्यूब पावर 1/3, चूँकि होल पे पावर क्या है क्यूब है, इस पर क्यूब है इसलिए ये दोनों कैंसिल, बचा क्या 3 - 3 प्लस एक्स क्यूब की जगह ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल तो x हो गया। ये ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए एक बार आया है सवाल कि एफ एक्स दिया है x² + 3x + 1 तो कहता है एफ ऑपरेशन एफ एक्स निकालिए। एफ ऑपरेशन को हटाने के लिए करली ब्रैकेट फिर एफ, ये टोटल क्या हो गया एफ एक्स, और एफ एक्स को हम क्या लिखेंगे x² है तो ये टोटल फंक्शन एफ एक्स हो गया तो x² + 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3x के जगह ये x² + 3 + 1, इसको तोड़ दिए a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab 2bc 2c, फिर इसको ब्रेक करके लिखिए। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए पहला, फिर यहाँ से लीजिए, फिर इस जगह से लीजिए। चलिए हम लोग कंपोजिट भी कर लिए, अब बचा है एक फंक्शन और बचा है इन्वर्टेबल फंक्शन, इसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं। देखिए इन्वर्टेबल फंक्शन क्या बोलेंगे, अगर कोई फंक्शन 1 फंक्शन हो और ऑन टू दोनों हो तो उसको इन्वर्टेबल कहते हैं। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो 1 ऑन टू दोनों हो, एफ एक्स बराबर वाई तो x बराबर क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई को जी वाई कहते हैं। मीन्स कहने का क्या हुआ कि यदि एफ एक्स बराबर 2x है, x का मान 1 रखे -1 रखे 2 रखे, ये इमेज बना। एफ इनवर्स अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, एफ इनवर्स x इधर आएगा तो 1/2 × x होगा। यही होता है इनवर्स, अपोजिट होना चाहिए। मतलब कहने का क्या हुआ कि अभी तुरंत देख रहे हैं कि इन्वर्टेबल फंक्शन होने के लिए सबसे पहले क्या होगा इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और जैसे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो 1 और ऑन टू दोनों होगा। प्रॉपर्टीज क्या है कि ओनली 1 और ऑन टू फंक्शन इज इन्वर्टेबल। इन्वर्स फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। एफ इन्वर्स का डबल इन्वर्स एफ होता है, जी ऑपरेशन एफ का इन्वर्स एफ ऑपरेशन जी इन्वर्स होता है। अब देखिए इन्वर्स कैसे बहुत ज़्यादा है। देखिए एफ एक्स अगर दिया है 3x + 5/2, बोलेगा एफ इनवर्स निकाले। मीनिंग समझिएगा, सबसे पहले एफ एक्स बराबर क्या होता है y, तो y बराबर कितना दिया एफ एक्स की जगह y 3x + 5/2, इसको इधर गुना कीजिए 2y बराबर 3x + 5। अब इसमें 3x बराबर क्या लिखेंगे 2y - 5, तो x को हम सेपरेट कर लिए। जैसे x को सेपरेट किए 2y - 5/3, फिर समझिएगा एफ एक्स कितना दिया है 3x + 5/2, एफ एक्स बराबर y, तो इसके जगह y रखें, y = क्या होगा 3x + 5/2, इसको इधर गुना कर दिए 2y बराबर 3x + 5। इससे हम x को सेपरेट किए तो x बराबर क्या हुआ 2y - 5/3। अब जैसे x है, चूँकि एफ एक्स = y तो x = लिख सकते हैं, x इधर चल गया तो एफ इनवर्स y, तो वही लिखे एफ इनवर्स y भी लिखते हैं या इसको जी वाई लिखते हैं। याद रखिएगा एफ इनवर्स y जी वाई ये किसको कंटेंट करता है x को, 2y - 5 मतलब इन्वर्स ऑफ x। जैसे एफ इनवर्स x लिखेंगे जी ऑफ x लिखेंगे तो यहाँ पे x दोनों जगह y है तो x लिखे, x है तो y, ये इन्वर्स ऑफ y निकले। फिर से x को एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स को जी वाई जी भी लिखते हैं, एफ इनवर्स को जो है हम लोग क्या लिखते हैं जी वाई है इतना। तो ये इन्वर्स ऑफ x, इस जगह y होगा यहाँ पे x होगा, अगर यहाँ पे x लेते हैं तो ये कंटेंट y का होगा और y है तो x का कंटेंट। चलिए यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट। आज थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ा दिए, जान के पढ़ाएं कि ख़त्म हो जाएगा सिलेबस जल्दी। 1
2 3, यहाँ तक क्लियर। चलिए, एक बचा है अब बाइनरी। बाइनरी में ज़्यादा कुछ है नहीं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन एक कंपोजिशन फंक्शन है। मतलब बाइनरी का कहने का क्या मतलब हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन जो है एज ए सिंबल है, दो ऑपरेशन के बीच सिंबल है। जैसे कि ए बाइनरी ऑपरेशन क्या लिखें, बी, या ए बाइनरी ऑपरेशन बी, या ए बाइनरी ऑपरेशन बी। ये 3 सिंबल का प्रयोग होता है। मतलब कि 2 नंबर में ऑपरेशन लगाएं, वही लिखे हैं कि ए बाइनरी नंबर या बाइनरी ऑपरेशन इज ए कंपोजिशन ऑन ए नंबर इफ़ ए फंक्शन विच एसोसिएट विल ऑर्डर्ड पेयर। अगर ए बी बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में तो वो यूनिक होना चाहिए। मीन्स क्या होता है कि जैसे ए बी अगर बिलोंग करता है नेचुरल में तो उसका प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो भी नेचुरल में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिए, कितना लिए एलिमेंट में 1 2 3, और ए ऑपरेशन बी दिया है ए प्लस बी। अब देखिए ए में हम मान लीजिए 1 लेते हैं, अब बी में 2 लेते हैं। 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 नेचुरल नंबर है कि ना। अब गुना में भी अगर 1 × 2 लेते हैं तो कितना हो गया 2 आ गया, ये भी नेचुरल नंबर। लेकिन जैसे हम डिवाइड करते हैं माइनस में तो -1 ये कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, और अगर डिवाइड करते हैं तो ये कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। याद रखिएगा नेचुरल में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है ऑलवेज जो होता है वो कैसा नंबर होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन। वही चीज़ लिखे नोट में। सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो होता है बाइनरी नहीं होता है। इसलिए नहीं होता कि √2 लेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, वो इरेशनल नंबर नहीं है। 2 कैसा है, रेशनल नंबर। माइनस और बटे जो है नेचुरल में बिलोंग नहीं करता है। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कैसे निकालते हैं कि एक कोई फाइनाइट सेट है तो उसमें एलिमेंट कितना कंटेंट है। जैसे देखिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 2, तो बाइनरी ऑपरेशन निकालने का नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू एन ए क्रॉस ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें 2, उस पर पावर देंगे m इंटू एम, तो 2 × 2 कितना हुआ 4, तो 2 पे पावर 4 16। हमेशा 2 ही होगा बाइनरी ऑपरेशन निकालने के लिए, बेस हमेशा 2 होगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालते हैं सेम बाइनरी ऑपरेशन। एक बार यहाँ से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस जगह, फिर इस जगह। अब एक चीज़ सिर्फ करना क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए कुछ थोड़ा सा और कंडीशन है कि अगर कम्यूटेटिव लॉ पूछेगा किसको बोलेंगे, तो बाइनरी ऑपरेशन अगर ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए हो जाए तो कम्यूटेटिव लॉ। एग्जाम्पल, जेड लिए सेट ऑफ इंटीजर 1 2 3 -1 -2 -3। अगर ए ऑपरेशन बी देखते हैं बी ऑपरेशन ए है कि नहीं, तो एक ऑपरेशन 2 अगर माइनस का साइन लेते हैं, 1 मिनट, माइनस का साइन लेते हैं 1 - 2 और यहाँ पे 2 - 1, तो कभी भी जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। कहे कि 1 - 2 -1 और 2 - 1 1 हो जाता है, ठीक है। फिर अगर लेते हैं मल्टीपल में 2:3 या 3:2, 2 × 3 6, 3 × 2 6 बराबर हो गया, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। एसोसिएटिव में कुछ नहीं होता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन से। जैसे 2 ऑपरेशन 3 लिखे, अगर प्लस का लेते हैं 2 + 3 5 ऑपरेशन 4, तो 5 + 4 9 हो गया। इधर भी 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 7 प्लस का साइन है, और 2 + 7 9, दोनों क्लियर हो गया। बस इतने टू पढ़ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है ई को, तो ये 0 कब होता है, तो अंडर एडिशन होता है, और ए का मान 1 होता है तो ये क्या होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। यही पूछता है ऑब्जेक्टिव। ये आइडेंटिटी अगर होता है तो ए का मान 0 अंडर एडिशन, और ई का मान 1 तो अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछेगा कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर लिख दे a² + b², तो 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 और बाइनरी ऑपरेशन 3, डिजिट अलग अलग हो सकता है। तो पहले 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 निकालिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 कितना हो गया 5। इसका रिजल्ट कितना मिला 5, और बाइनरी ऑपरेशन 3, फिर ए बी मिल गया, तो 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 5 25 9 और कितना हो गया 34। बस यही ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए डिजिट अगर क्यूब दे सकता है, 4 दे, कुछ भी दे, ए बाइनरी ऑपरेशन बी है तो 1:2 देंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ए है 1 भी। इससे जो रिजल्ट मिला फिर उस रिजल्ट को इससे कंटेंट करवाएंगे। ये तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इस जगह से लेके एक पहला स्क्रीनशॉट, दूसरा और तीसरा। आज हम लोग जो है कंप्लीट सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ लिए, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। एक वीडियो और आएगा जो कि शॉर्ट सब्जेक्टिव और लॉन्ग सब्जेक्टिव करके कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।